पढ़ लिए थे और ये भी आपको बताया था कि इसके अंदर कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, है ना। क्या बताया था? जिनके काम आपस में एक दूसरे से लिंक हो, है ना, वही सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर आते हैं। और ये कितने थे बताओ? 4 थे, है ना। कौन कौन से थे जरा बताओ? पहला नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे नंबर पर गोल्गी बॉडी, तीसरे नंबर पर वैक्यूल और इसके अतिरिक्त क्या और भी कोई चीजें थी? क्या केंद्रक था? नहीं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया थी? क्या क्लोरोप्लास्ट था? कुछ भी नहीं था। तो लगा लो, नोट लगा लेना, नोट। उसी के आगे नोट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट peroxisome not include in peroxisome not include in endomembranous structure। ये किसमें नहीं आते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं आते हैं। याद रखना है आपको, ये अलग से लिखा हुआ है किताब में भी, इसीलिए आपने भी लिख लिया है, ठीक है। कौन आते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिया है। 4 आते हैं और 4 और उनके काम एक दूसरे से क्या है? लिंक। ये हो गई बात। अब हमें ये जो स्ट्रक्चर थे इनको अलग से एक एक करके पढ़ना है, तो सेल ऑर्गेनेल्स भी खत्म हो जाएंगे और उनके काम भी पता चलते जाएंगे, है ना। तो पहला नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलिए लिखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। आपको बताया था कि ये पाया कहाँ जाता है? जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इसके अगल बगल इस प्रकार से ये रहता है। पता है ना, बताया था। देखेंगे आप तो आपको दिखेगा भी, इस तरह से ये लगा रहता है। यही क्या है? एंडोप्लाज्मिक ठीक है। क्या है बोलो? ये एंडोप्लाज्मिक। तो आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन पता चल गई है ना। कहाँ पर होता है बताओ? न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, जो राइबोसोम होता है उसका निर्माण केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? इसीलिए केंद्रक को राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। केंद्रक क्या है? राइबोसोमल फैक्ट्री। और खुद राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहाँ से जो राइबोसोम का निर्माण होता है वो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस प्रकार से चिपक जाते हैं। अगर ये इनमें राइबोसोम आ गए हैं तो इनकी सतह जो हो जाती है खुरदुरी हो जाती है, इसलिए इनको RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर केंद्रक का ये जो है ये किसी भी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं है, मतलब यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है, तो इसके एब्सेंट होने के कारण इनके ऊपर जो है किसी भी प्रकार के राइबोसोम नहीं है, इसलिए सरफेस जो रहता है स्मूथ, इसीलिए हम लोग कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 हो गए।
इसीलिए हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। बोलो कौन कौन से? RER और SER। ठीक है, इसका पूरा नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक ठीक है। ठीक, इसमें आपको ये जो ट्यूब के जैसे चित्र बन रहे हैं, जैसे ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, इन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स। और इनके सिक्रीशन से यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें हम लोग वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसिकल। और इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके सिस्टर्नी कहा जाता है। नाम सुने हो सिस्टर्नी? तो सिस्टर्नी यही दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके, किसको किसको बताओ? वेसिकल और ट्यूब्यूल्स को मिला करके क्या बन जाता है? सिस्टर्नी। ठीक है, तो सिस्टर्नी याद रखिएगा कि ये दोनों हैं, इसके अंदर ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इनको और इनको अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, एक बार रफ, एक बार चलिए पहले लिखते हैं SER। हाँ जल्दी लिख लीजिए। हाँ SER ये वाला, जिसमें राइबोसोम नहीं है। ये सिस्टर्नी। लाते तो चित्र बना है, देखो अभी आप किताब निकाले तो उसमें देखो मिलेगा आपको। ये कोई निकाला था मोबाइल में? अभी देखा वही है? हाँ नहीं सर हम नहीं देखेंगे। क्यों देखें? चला जाए? चलो हेडिंग डालो SER। लिखेंगे पूरा नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया था? शॉर्ट में राइबोसोम absent, hence surface is smooth। राइबोसोम absent है इसलिए सरफेस कैसी है? चिकनी है, सतह चिकनी है। राइबोसोम नहीं है अतः इनकी सतह स्मूथ है।
इनका काम होता है लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कराना, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं ये बताओ? लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। कहां पर है ज्यादातर ये हमारी बॉडी में? मसल्स में प्रेजेंट है। देखो ना, वहां पर भी बताए थे कि जब मसल की प्रोसेस होती है तो हमने बताया था कि इनके अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भरा रहता है, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, याद है? तो इसमें लिखेंगे प्रेजेंट इन मसल, मसल में उपस्थित होते हैं, मसल्स में उपस्थित होते हैं। देखो, मसल की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो सार्कोमियर है ना। इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये यहाँ पर हैं, इसलिए इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। मसल्स में इनका नाम ही यही था, है ना। तो क्या कहते हैं और बोलो इनको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो आप मुझे क्यों कहते हैं? तो कहते हैं ना मसल्स में पाए जाते हैं, और मसल के लिए सार्कोप्लाज्मिक ये सब यूज होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। क्यों है वहां पर? मैंने बताया कैल्शियम ट्रांसपोर्ट, कैल्शियम के कारण ही तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो ये काहे में हेल्प करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो लिखेंगे हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैसे करता है? कैसे करता है? इसके अंदर कैल्शियम भरा था, तो Ca2+ का ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ Ca2+। और आपको पता है बिना कैल्शियम के तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ही नहीं, याद है ना, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कैल्शियम आना आवश्यक था। याद है, मसल वाले चैप्टर में पढ़ाया हूं, है ना, मसल की प्रोसेस में, ठीक है। और इसका एक काम और है, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या करता है बोलो ये? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल के प्रभाव को कम करना, है ना। तो इसका ये भी काम है। बिठा दिया जाए? पूजा बिठा दें? अगला लिखेंगे आर्या। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों है नाम? तो राइबोसोम
present hence the surface is rough. इसलिए इनकी सरफेस कैसी है, बोलो, खुरदुरी होती है। राइबोसोम अगर इनके पास प्रेजेंट है तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये भी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प है, हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री and nucleus is a ribosomal factory. ठीक, तो ये पहला हो गया एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या था बोलो, चलो तो लिखो गोल्गी बॉडी। हो गया है, गोल्गी बॉडी अथवा गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस, ये जो है ना, ये अपनी खोज के आधार पर इन्होंने लिखा दिया था, इसका नाम डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इसीलिए इन्होंने खोजा और इन्होंने ही नाम रख दिया 1898 पर। यूकैरियोटिक सेल में दिखती हैं, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल में भी गोल्गी बॉडी है, पर उनका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, उन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन प्लांट सेल में इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। प्लांट सेल में इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी निम्नलिखित जगह पर नहीं है, है ना, लिख लेना, गोल्गी बॉडी एब्सेंट इन सबसे पहला मैच्योर आरबीसी, जो आरबीसी परिपक्व हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, उसमें गोल्गी बॉडी नहीं है। ये तो पता है आपको, उसमें केंद्रक भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है,
है ना, तो गोल्गी बॉडी भी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, उसे खाली रखा जाता है। क्यों खाली रखा जाता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेस की जरूरत है ना, तो इस कारण से उसमें ये सारी चीजें नहीं है। हाँ, जब आरबीसी बन रही होती है, मैच्योर नहीं होती है, तो उसमें न्यूक्लियस भी होता है, केवल परिपक्व आरबीसी में ही केंद्रक नहीं होता है ना, और गोल्गी बॉडी वगैरह भी एब्सेंट है। तो सबसे पहले इसमें नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का स्पर्म जो है उनमें भी क्या नहीं है? गोल्गी बॉडी नहीं है। तो लिख लेना ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा स्पर्म, और किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं है। ये तो लिखवा चुका हूँ कि प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। तो फिर प्रोकैरियोटिक में क्या है बोलो? तो प्रोकैरियोटिक सेल एब्सेंट। ये एब्सेंट। ठीक, इसके बाद लिखेंगे कार्य। क्या काम है इसका? लिखेंगे हाँ, वो उसी पर लिखोगे, कार्य का बीच में दूसरा कार्य लिखेगा। लिखेंगे यह सिस्टर्नी व वेसिकल का निर्माण करता है। इट मेक द सिस्टर्नी एंड वेसिकल। और सिस्टर्नी और वेसिकल अभी बताया, यह सिस्टर्नी और वेसिकल का निर्माण करता है ना। इट मेक द सिस्टर्नी एंड वेसिकल। यह सिस्टर्नी और वेसिकल का निर्माण करता है और इनकी पैकेजिंग भी कराता है। क्या कराता है? आगे लिखेंगे इट हेल्प इन पैकेजिंग। पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। पैकेजिंग में हेल्प करता है। हेल्प इन पैकेजिंग। काहे में हेल्प करता है? पैक करने में। जब पैक हो जाता है तो फिर ये क्या करता है? पैकेट करने के बाद उसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है ना। तो लिखेंगे, आगे लिखेंगे पैकिंग के बाद इसे सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। आफ्टर द पैकेजिंग, आफ्टर द पैकेजिंग इट ट्रांसपोर्ट आउट फ्रॉम द सेल। पैकेजिंग के बाद इसे क्या कर देता है? सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो देखो इधर, जैसे ये सेल है, मान लो ये इधर देख लो, क्या है? ये सेल है। अब यहाँ अंदर कुछ पैक हो रहा है, हमें इससे नहीं पता। क्या हमें वो दिख रहा है कि पैक हो रहा है? फिर जब ये पैक हो गया तो इसको सेल से बाहर निकाल दिया, तो हमें ये दिखेगा ना कि बाहर आ रहा है, पर ये नहीं दिखेगा अंदर वाला क्या हुआ था अंदर, पर बाहर आके दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जो बाहर दिखेगा उसे हम क्या कहते हैं? सिक्रीशन। कोई भी चीज अगर पसीना निकल रहा है तो हम क्या कहते हैं? सिक्रीशन हो रहा है। तो हमें केवल सिक्रीशन दिखता है, इसीलिए हम कहते हैं कि गोल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य सिक्रीशन है। ठीक है, तो पैकेजिंग करके क्या कर देता है? उसे बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, अतः सिक्रीशन में हेल्प करता है, अर्थात सिक्रीशन करता है ना। तो लिख देना अतः यह स्त्रावण करता है। स्त्रावण माने सिक्रीशन। अतः यह स्त्रावण करता है या सिक्रीशन करता है। आपको स्पर्म का डायग्राम पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। उसमें एक स्ट्रक्चर आया था, सबसे ऊपर टोपी जैसी संरचना रहती है, एक्रोसोम कहते हैं, और उसमें भी लिखवाया था यहाँ पर गोल्गी बॉडी अत्यधिक मात्रा में है। याद आ रहा है? अर्थात
उसकी यह एक्रोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण करता है, एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम कहाँ है? टिप ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का टिप पार्ट बनाता है ऊपर का, वही तो एक्रोसोम था। ठीक, ये हो गया। इसके बाद है लाइसोसोम, तीसरा था ना। चलो लाइसोसोम क्या, हाँ भाई क्यों भी आ जाएगा, पहले लास्ट थोड़ी ना हो गया, 4 है ना, तो 2 ही हुए। लिखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम में बहुरूपता होती है ना। क्या पाई जाती है इनमें? पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। लिखेंगे इनमें ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीमॉर्फिक होते हैं। और क्या कहते हैं इसे? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। लिखेंगे इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कल मैंने बताया भी था कि क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, और कहीं पर अगर किसी भी कोशिका को डाइजेशन की आवश्यकता होती है और उसके पास एंजाइम की कमी होती है, तो ये जा करके वहां पर अपने आप को फोड़ देते हैं, जिससे वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम बिखर जाता है और वहां पर उसकी कमी को वो पूरा कर लेता है। ठीक है, नहीं आगे लिखेंगे इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्यों कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल? क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हैं, है ना, तो इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। इन्हें हेट्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, हैं? हेट्रो, हाँ, हेट्रोफैगोसाइट, फैगोसोम है ना, हेट्रोफैगोसोम, यही लिखा ना, हाँ देख लो ना, हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं। हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जैसे प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। मतलब लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ने वाले, प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले, कार्बोहाइड्रेजेस मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले। ठीक है, तो इनके पास इस तरह के कई सारे एंजाइम हैं जो लिपिड को भी तोड़ देते हैं, प्रोटीन को भी तोड़ देते हैं और कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ देते हैं। इनके ये जो एंजाइम है
ये अम्लीय माध्यम में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इसीलिए कहता हूं एनसीईआरटी लाओ और देखो, लिखा है, लिखा है, सच में लिखा है। नहीं सर, नहीं लिखा है, लिखा है, पता नहीं सर, हमारे पास किताब नहीं है तो कहाँ जाने की लिखा है। किताब सर दे दिए हैं उसको, क्या है सर, उस एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा है और वो समझ में भी नहीं आता है, इसलिए हम कहे कि इसको दे वही पढ़ेगा। लिखेंगे, ये सबसे ज्यादा अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। दीज आर मैक्सिमम एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। ये सबसे ज्यादा अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। अगला, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के पाचन में सक्षम है। न्यूक्लिक एसिड के पाचन में सक्षम है। These are able to digest carbohydrate, protein, nucleic acid, etc. ठीक, चलिए नेक्स्ट वैक्यूल। रिक्तिका, नहीं वो दोनों एक ही। के अंदर रस भरा, ठीक है ना, लेकिन वो बिना काम वाला है, यूजलेस, किसी काम का नहीं है। ठीक है, लिखेंगे, कोशिका द्रव में मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है। कोशिका द्रव में मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है। इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर present in cytoplasm। कोशिका द्रव में मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है ना। तो ये क्या है, ये बिना मेम्ब्रेन वाली संरचना नहीं है, झिल्ली युक्त संरचना है, इसके चारों तरफ झिल्ली है, ठीक है ना। देखेंगे, इसमें अवशिष्ट पदार्थ भरे हुए होते हैं, इसमें अवशिष्ट पदार्थ भरे हुए होते हैं। इट कंटेन वेस्ट मटेरियल, अवशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, क्या भरे होते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पानी रहता है, ठीक है ना। लिखेंगे, इट मैक्सिमम कंटेन वाटर, इसमें सर्वाधिक मात्रा में पानी है। सर्वाधिक मात्रा में पानी है। वह अन्य पदार्थ एंड अदर मटेरियल्स that are not useful for the cell, वह अन्य पदार्थ जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, वो चीजें इसके अंदर हैं। पर सबसे ज्यादा पानी है, और इसके अलावा वो चीजें हैं जो सेल को जरूरी नहीं है, वो ले जा करके यहाँ इसमें क्या कर देता है, भर देता है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं।
इट इज सेलेक्टिव परमिएबल, यह चयनात्मक पारगम्य है। चयनात्मक पारगम्य है। एक लाइन छोड़ दो, तुम ये पता करके आना टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, वीडियो में कमेंट्स करके ही बता देना, तो मुझे भी पता चल जाएगा कौन कौन देख रहे हो, कौन कौन रिवीजन कर रहे हो। उसमें तुमको ये पता करना है कि जो टोनोप्लास्ट है ये जिंदा है या मृत है। बोले तो लिविंग स्ट्रक्चर है ये मेम्ब्रेन के या, ठीक है, तो टोनोप्लास्ट है। आगे लिखेंगे प्लांट में, जैसे ये कोशिका है प्लांट की, तो प्लांट में वैक्यूल इतनी बड़ी हो सकती है, मतलब 90% तक एरिया कवर कर सकती है किसी भी प्लांट सेल का। ठीक है, तो लिखेंगे अगला पॉइंट, लिखेंगे एक प्लांट सेल में यह 90% तक हो सकती है। इट कवर एरिया may be cover area 90% in plant cell। यह प्लांट सेल में 90% तक हो सकती है ना, मतलब सब में यही हो जाती है, बस जो बचा। ठीक है, आगे लिखेंगे अमीबा में पाई जाने वाली रिक्तिका को, अमीबा में पाई जाने वाली रिक्तिका को, अमीबा में पाई जाने वाली रिक्तिका को संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। द वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सीधी क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। एंड इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, और यह परासरण नियमन में हेल्प करती है, और यह परासरण नियमन में हेल्प करती है। एंड इट इज हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, और यह परासरण नियमन में हेल्प करती है। तो ये हमारे चारों के चारों एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, आज नहीं करना है।